नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के 100% रियल एक्यूरेट आंसर के साथ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। जहांगीर की पत्नी का असली नाम क्या था? एक्चुअल में पूछा जा रहा है कि नूरजहां का असली नाम क्या था। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, तो नूरजहां का असली नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। नूरजहां का असली नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, देखिए नूरजहां किसी का नाम नहीं है, बल्कि नूरजहां क्या है, एक उपाधि है, एक टाइटल है। ठीक है, नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने कई सारी शादियां की। अगर पहली शादी की बात की जाए तो जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मानबाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो किसकी जयंती के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया। वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि बुलंद दरवाजा किससे संबंधित है? बुलंद दरवाजा मुगल सम्राट अकबर की गुजरात पर जीत की याद में बनवाया गया था। ठीक है, बुलंद दरवाजे का संबंध मुगल सम्राट अकबर से है। ये फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और सफेद संगमरमर से इसको सजाया गया है। इसकी ऊंचाई 53.63 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। अगला प्रश्न है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्दा महिलाओं के द्वारा किया जाता है, भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 280 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 2 साल के अंदर और उसके बाद हर 5 साल के अंत में या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं तो 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट से जुड़ी हुई यह एक घरेलू प्रतियोगिता है और ए श्रेणी की ए लिस्ट क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह क्रिकेट टूर्नामेंट 50 ओवर का होता है। यह सालाना 3 टीमों के बीच खेला जाता है। इस ट्रॉफी की शुरुआत 1973-74 में हुई थी। इस ट्रॉफी का नाम दिनकर बलवंत देवधर के सम्मान में रखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। कौन कौन? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने भारत में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक रहा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के मुताबिक भारतीय समाज में गुलामी नहीं थी। अगला प्रश्न है कि द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? जिसका राइट आंसर है वो है संजय खान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में स्टार का परीक्षण कैसे करते हैं? तो खाद्य पदार्थों में स्टार की जांच के लिए आयोडीन परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आयोडीन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में फसल की कितनी ऋतुएं होती हैं? तो भारत में फसल की 3 ऋतुएं होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 51 या मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। इसे 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, यह 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। अनुच्छेद 51 के तहत नागरिकों को एक कर्तव्य निभाने होते हैं। क्या क्या? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये जो लास्ट वाला बता रहा हूँ आपको ना,
ये 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरह से वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, तो चलिए बात हो गई अनुच्छेद 51 के बारे में। अब बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसका राइट आंसर है दादरा और नगर हवेली। अगला प्रश्न है कि राजा और राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। कुचिपुड़ी से है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि नाट्य तरंगिणी संस्था की स्थापना किसने की। राजा और राधा रेड्डी ने नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए नाट्य तरंगिणी संस्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि नेशनल कैरियर सर्विस किसने शुरू किया। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय करियर सेवा मतलब NCS की शुरुआत की थी। यह एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशालय द्वारा लागू किया जा रहा है। NCS है नागरिकों को रोजगार और करियर से जुड़ी सेवाएं देने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। जाहिर सी बात है, जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी वहां पे ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। तो WC बनर्जी। दिसंबर 1885 में पार्टी की स्थापना के बाद भीमसेन बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है कि 2023 में TCS का CEO कौन था। आपका MTS का एग्जाम कौन करा रहा है। TCS करा रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो 2023 में इसका CEO कौन था। T वासन थे। उसके पहले कौन थे। राजेश गोपीनाथन थे। अगला प्रश्न है कि कैग का कार्य CAG, कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य है कि वह संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद या राज्य संघ शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो कि विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में गिरीशन मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला प्रश्न साइंस से है कि आवर्त सारणी के समूह 17 में कौन से तत्व हैं। तो हेलोजन तत्व हैं। हेलोजन कौन कौन से भैया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिसिन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोदावरी की सहायक नदी से संबंधित क्वेश्चन था। मतलब गोदावरी की सहायक नदी इसमें से कौन है या कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ऐसा प्रश्न था। तो आपको मैं गोदावरी की सारी सहायक नदियों के नाम बता देता हूँ। बाएं तट की अगर बात करें तो पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं। ठीक है, दाहिने तट की अगर बात करें तो नसरदी, प्रवर, सिंधफना, मंजीरा, मनेर और किन्नरश्नी, ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो 37वां राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक विजेता कौन था। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो हुआ था ना वो गोवा में हुआ था 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र को 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य सहित 228 पदक मिले थे। ठीक है, महाराष्ट्र टॉप पर था। दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर सर्विसेज था। सर्विसेज को 66 स्वर्ण, 27 सिल्वर और 33 कांस्य पदक मिले थे। इस तरह से 126 पदकों के साथ सर्विसेज जो है दूसरे स्थान पर रही थी। ठीक है, सर्विसेज जो है तीनों सेनाओं को मिलाकर के सर्विसेज टीम बनती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि TH विनायक राव का संबंध किस वाद्य से है। तो इसका राइट आंसर है घाटम। नाम भी पूरा जान लीजिए। TH विनायक राव का पूरा नाम क्या है। धेदाकुटी हरियर विनायक राम, ये भी आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसकी रचना है। अरविंदो घोष। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया और 1893 में प्रकाशित एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। यह प्रस्ताव संविधान के मूल सिद्धांतों का मार्गदर्शन करता था और बाद में राष्ट्र की प्रस्तावना बना। अब बात करें इस प्रस्ताव में क्या बातें शामिल थी।
पहला, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाना चाहिए। दूसरा, भारतीय नागरिकों को न्याय, समानता और आज़ादी का आश्वासन दिया जाना चाहिए। तीसरा, अल्पसंख्यक समूहों को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। और लास्ट है, भारत को विश्व शांति और मानवता के कल्याण के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 56वीं एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में किसने हिस्सा लिया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हम्पी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। हम्पी नृत्य महोत्सव कर्नाटक के हम्पी में आयोजित किया जाता है। हम्पी मध्य कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ठीक है। अगला प्रश्न पीएम विश्वकर्मा योजना संबंधित था। देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना 1 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किया गया। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग मुफ्त में प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि द हंगरी टाइड किसकी रचना है? अमिताव घोष इसका राइट आंसर है, अमिताव घोष। अगला प्रश्न है कि डोलू कुनीथा नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक इसका राइट आंसर है। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो भारत, इंडिया इसका राइट आंसर है। ठीक है। यह आयोजन दिल्ली में 3 से 14 अक्टूबर 2010 के बीच में हुआ था। इस आयोजन को आधिकारिक तौर पर 19वां राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है। यह पहली बार था जब भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। इस आयोजन में भारत ने 38 स्वर्ण, 27 सिल्वर और 36 कांस्य पदक जीता था। इस आयोजन का जो शुभंकर था उसका नाम था सेरा। अगला प्रश्न है, माई स्कूल माई प्राइड स्कीम किस राज्य ने शुरू किया? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड पहल की शुरुआत की है, जिसमें व्यक्तियों और संगठनों से अपनी पसंद का स्कूल अपनाने का आग्रह किया गया है। माई स्कूल माई प्राइड ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। अगला प्रश्न है कि एसएससी अंडर 19 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में 8 से 17 दिसंबर 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल हुई थी। इसमें एशियाई क्रिकेट परिषद के 5 पूर्ण सदस्य कौन कौन से थे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके अलावा शीर्ष 3 रैंक वाली टीमें नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और जापान शामिल थी। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को 195 रन हराकर अपना पहला खिताब जीता। भारत इस टूर्नामेंट में सबसे सफल टीम है और 8 बार इसका खिताब जीत चुका है। इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण 1989 में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। ठीक है। अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? ये पूछा गया था। तो अनाहत सिंह एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं और एशियाई खेलों की दोहरी कांस्य पदक विजेता भी हैं। सितंबर 2024 तक की अगर बात करें तो अनाहत सिंह महिलाओं की विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर हैं। ये जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूँ ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अमृत और विष पुस्तक किसकी रचना है? अमृत और विष पुस्तक ये अमृतलाल नागर की रचना है। अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए आपको 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1905 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की अगर बात करें, साइंस का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घावों के भरने में सहायक होता है? विटामिन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। घाव भरने के सभी चरणों में विटामिन सी मदद करता है या कोलोजन बनाने में मदद करता है, जो घाव भरने के लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि तनरस खां का संबंध किस घराने से है? तनरस खां का संबंध दिल्ली घराने से है। ठीक है। तनरस खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय संगीतकार थे और वे जो अंतिम मुगल सम्राट थे ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनके दरबारी संगीतकार और संगीत शिक्षक थे तनरस खान। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में स्तूप क्या है? इस टाइप से कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है। या ऐसा कि बौद्ध धर्म के जो संत हैं या भगवान बुद्ध की अस्थियां जहां रखी गई उसको क्या कहते हैं? इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया था शायद जो है, तो उसको स्तूप कहते हैं। स्तूप के बारे में आपको बता देता हूं मैं। स्तूप एक शानदार बौद्ध स्मारक होता है जिसका मुख्य कार्य अवशेषों और विभिन्न धार्मिक वस्तुओं को संरक्षित करना और विश्वासियों को ध्यान और प्रार्थना करने के लिए एक स्थान प्रदान करना होता है। स्तूप मतलब स्तूप में जो है जो बौद्ध धर्म के जो संत होते हैं, ठीक है,
या भगवान बुद्ध की अस्थियां स्तूप में रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो कि 9 दिनों तक चलता है और हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को समाप्त होता है। अगला प्रश्न है कि सुवर्णश्री किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सुवर्णश्री है। इसकी जो लंबाई है वो है 518 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया कि शुंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, इसका जो राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। शुंग साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की स्थापना की अगर बात की जाए तो 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश का जो शासन समय है वो 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक है। शुंग वंश के शासकों ने भारत को हूणों के आक्रमण से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। शुंग वंश के बाद अगर बात की जाए किसका शासन आया तो कर्ण वंश का शासन आया। अगला प्रश्न पूछा गया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। यह टेस्ट क्रिकेट की प्रमुख द्विपक्षीय ट्रॉफियों में से एक है। इस सीरीज का नाम ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ये दोनों ही पहले दो टेस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने करियर में 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत की अगर बात करें तो 1996 में इसकी शुरुआत हुई और भारत ने इस सीरीज में अब तक 18 मैच जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैच जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है संध्या राजू। फिल्म थी नाट्यम। ठीक है, नाट्यम फिल्म के लिए संध्या राजू को बेस्ट कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था उसमें यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको दिया गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, 2022 में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो वो है पद्मजा रेड्डी। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर -1.602 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किसने की, तो 7 अप्रैल 2023 को भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के एक सीमा गांव किबुथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। ठीक है, देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ना इसको 15 फरवरी 2023 को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 4800 करोड़ रुपए का केंद्रीय योगदान शामिल था। इस केंद्रीय योगदान में विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी के लिए 2500 करोड़ रुपए के प्रावधान शामिल थे। ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है सीमा की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, इस प्रोग्राम में मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये सीमा पर जो स्थित गांव हैं उनके विकास के लिए बेहतर ढंग से कार्य करना, वहां पे बेहतर सड़कें, पेयजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, 24 घंटे बिजली, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, पर्यटन, ठीक है, ये सब स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब जो बुनियादी ढांचागत सुविधाएं जो है उनका विकास करना जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, सीमांत श्रमिक उसे कहते हैं जो 183 दिन काम करता है। मानक जनगणना परिभाषा के मुताबिक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो साल में 183 दिनों से कम काम करता है। अगला प्रश्न, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था, 111वां स्थान था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फुगड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है जिसे कोंकण की महिलाएं हिंदू धार्मिक आयोजनों जैसे गणेश चतुर्थी है, ढालो है आदि के दौरान करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाबर और महाराणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध कौन सा युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध बाबर, ठीक है, बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, ये युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह मुगल सेनाओं के लिए निर्णायक जीत में समाप्त हुआ, मतलब खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय हुई थी, बाबर की जीत हुई थी।
भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कब की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1978, 1978 है। ठीक है। यह टूर्नामेंट 1 से 13 जनवरी 1978 के बीच आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और इंग्लैंड उप विजेता रहा था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साल 1976 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। भारतीय महिला क्रिकेट संघ का गठन की अगर बात की जाए तो 1973 में भारतीय महिला क्रिकेट संघ मतलब WCAI की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है ये। यह क्रिकेट मैदान चेन्नई के चेपाक में समुद्र किनारे कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही इसे आमतौर पर चेपाक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये जो स्टेडियम है ये कोलकाता के ईडन गार्डन के बाद देश का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। अगला प्रश्न पूछा गया बतकम्बा त्योहार से। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बतकम्बा त्योहार का संबंध किस राज्य से है, तो तेलंगाना इसका राइट आंसर है। वैसे बतकम्बा जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का है। ठीक है, दोनों जगह मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन में आपके तेलंगाना था, इसलिए तेलंगाना राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 10 की वृद्धि दर कितना है, 17.7%, 17.7%। ठीक है, इसी को अगर राउंड ऑफ मतलब करने पर इतना आ रहा है, वैसे एक्चुअल में 17.64% है, 17.64% राउंड ऑफ करेंगे तो 17.7% हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि साल 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी 17.64% बढ़ी है। साल 2011 की जो जनगणना थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी। इस जनगणना का जो नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब थी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में वयस्क साक्षरता दर 74.04% थी। भारत में पहली जनगणना साल 1872 में हुई थी और भारत में पहली समकालिक जनगणना साल 1881 में हुई थी। सारे जो महत्वपूर्ण आपको तथ्य बता रहा हूँ इन्हें आपको ध्यान में रखना है, इनसे क्वेश्चन बनता है, ऐसी वैसी बातें आपको नहीं बताता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही तथ्यों से आपको अवगत कराता हूँ जिनसे क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं रानी की बाव की। रानी की बाव कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। ठीक है, रानी की बाव जो है गुजरात के राज्य के पाटन शहर में स्थित है। ये एक बावड़ी है, मतलब कुआं जिसको कहते हैं। ठीक है, यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। रानी की बाव का निर्माण 11वीं शताब्दी के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में किया गया था। 22 जून 2014 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से शामिल किया गया। आरबीआई का जो 100 रुपए का नोट है ना, नया वाला जो बैगनी कलर का नोट है, अगर उसको आप पीछे मोड़ के पीछे घुमा के देखेंगे ना, पीछे साइड में 100 रुपए के नोट पीछे साइड में रानी की बाव छपी हुई है। इसे रानी की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि काल बैसाखी को किस राज्य में बोर्डो इस्ला के नाम से जाना जाता है, तो असम इसका राइट आंसर है। ठीक है, काल बैसाखी को असम में बोर्डो इस्ला के नाम से जाना जाता है। यह बोडो शब्द बार दोई सिखला से लिया गया है। इसमें बार का मतलब हवा, दोई का मतलब पानी और सिखला का मतलब होता है लड़की। कहने मतलब यह प्रकृति, हवा और बारिश की देवी का प्रतिनिधित्व करता है। असमिया जो महीना है बोहाग या बैसागु की शुरुआत का भी प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 48 से संबंधित क्वेश्चन था, या कुछ ऐसा क्वेश्चन था शायद जो है कि कृषि और पशुपालन का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ये अनुच्छेद 48 का राइट आंसर है। देखिए अनुच्छेद 48 है राज्य को अर्थव्यवस्था के कृषि और पशुपालन क्षेत्रों को विकसित करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कुछ प्रकार के मवेशियों का वध न किया जाए। ठीक है, जैसे कि गाय। अगला प्रश्न है कि एम एंड द बिग हूम किसका उपन्यास है, जेरी पिंटो इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक एम एंड द बिग हूम उपन्यास जेरी पिंटो द्वारा लिखा गया एक अंग्रेजी भाषा का उपन्यास है। यह उपन्यास साल 2012 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास को कई सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें कि हिंदू साहित्य पुरस्कार, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार और विंडहैम कैम्पबेल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न अगर पूछा मतलब बात की जाए जो है, तो एल्कोहल और ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईस्ट, मतलब खमीर। ठीक है, खमीर की अगर बात की जाए, खमीर क्या है, खमीर एक एकल कोशिका वाला कवक है। यह आटे में मौजूद शर्करा को खा करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड की बुलबुले बनने से आटा फूल जाता है और रोटी मुलायम बनती है, ब्रेड मुलायम बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अलामेर वर्ली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। अलारमेल वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी और भरतनाट्यम पंडानुरू कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने 1984 में चेन्नई में दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना की, जहां वह भरतनाट्यम सिखाती हैं। 1991 में अलारमेल वल्ली बैजंती माला के बाद भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन शायद पूछा गया था। देखिए, प्रधानमंत्री जो है भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। अगला प्रश्न है कि केरल का जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया था, तो 4.9%। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक केरल की संख्या वृद्धि दर 4.9% थी, जो कि देश के सभी राज्यों में सबसे कम थी। ठीक है, ये औसत से भी कम है। केरल से क्वेश्चन और बनता है, केरल की साक्षरता दर मतलब सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा राज्य है? केरल। इसका राइट आंसर है 93.91%। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 153 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 153 कहता है कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने से उसको रोका नहीं जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 ये बात कहता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है विनोबा भावे। ठीक है, भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसको सफल बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, इसकी शुरुआत अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से हुई थी। अगला प्रश्न है कि मालगुडी डेज किसकी रचना है? मालगुडी डेज जो है आर.के. नारायण की रचना है। ठीक है, मालगुडी की कहानियां या मालगुडी डेज अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने साल 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था। उन्होंने बंगाल सती विनियमन 1829 पारित किया था। इस विनियमन के तहत ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात होगी तो राजा राममोहन की राय के बारे में बात जरूर होगी। राजा राममोहन राय ने भी सती प्रथा को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा को अवैध करार दिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची का जो विचार है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इसे भारत के संविधान में लागू किया गया है। समवर्ती सूची के बारे में अगर बात करें तो इस सूची के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नियम और विनियम बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति का धारणा इंग्लैंड के साथ में प्रभावित है। और अगर बात की जाए संशोधन की प्रक्रिया, अक्सर पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अगर बात की जाए जो है भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के विचार फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की अगर बात की जाए धौलावीरा की इमारतें किससे बनी है? तो धौलावीरा की इमारतें जो है मिट्टी की ईंटों से बनी है। अभी पिछले दिनों आपसे नालंदा के बारे में पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस प्रकार की ईंटों से हुआ है, किस रंग की ईंटों से हुआ है? ठीक है, तो आज पूछा गया धौलावीरा, धौलावीरा की इमारतें किससे बनी हुई है? ईंट और पत्थर से बनी हुई है। धौलावीरा की इमारतें मिट्टी की ईंटों से बनी थी। धौलावीरा में कई अर्ध गोलाकार संरचनाएं भी पाई गई हैं जो बड़े चट्टान काटकर बनाए गए कच्छों पर बनी थी। धौलावीरा सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख पुरातत्विक स्थल है। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालिका में माशर और मानहन नदियों के संगम पर स्थित है। धौलावीरा में कई तरह के अवशेष मिले हैं, जिनमें से कुछ ये हैं जैसे कि 77 लाख लीटर पानी के संग्रह का बड़ा टांका, तालाब मिला है, कुआं मिला है, स्नानागार है, किले नुमा अवशेष मिला है, सामान्य लोगों के आवास के अवशेष मिले हैं, सार्वजनिक स्नान घर मिला है, विकसित नाली प्रणाली मिली है। ठीक है,
ये सब सारी चीजें मिली हैं। वहीं अगर बात की जाए धौलावीरा की खोज किसने की, तो 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी ने धौलावीरा की खोज की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इन कस्टडी उपन्यास में अनीता देसाई ने किस जगह का वर्णन किया है, तो दिल्ली और मीरपुर। मीरपुर शायद आपके ऑप्शन में था, तो मीरपुर का राइट आंसर। दोनों बता देता हूँ आपको जो है। देखिए अनीता देसाई ने की उपन्यास जो है इन कस्टडी में दिल्ली का वर्णन किया गया। उपन्यास भारतीय अमेरिकन लिखा अनीता देसाई ने लिखा था। यह उपन्यास साल 1984 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। मीरपुर की अगर बात करें तो अनीता देसाई के उपन्यास इन कस्टडी में मीरपुर की पृष्ठभूमि को एक छोटे धूल भरे शहर के रूप में दर्शाया गया, जिसमें संस्कृति के नाम पर कुछ खास नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राशिद खान का संबंध किससे है। राशिद खान का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है, राशिद खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। वह रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते थे और घराने के संस्थापक इनायत हुसैन खान के परपोते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि रामपुर सहसवान घराना की स्थापना किसने की, तो इनायत हुसैन खान। राशिद खान को 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में उन्हें कला के क्षेत्र में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में श्रीलंका किस स्थान पर था, तो 60। इसका राइट आंसर है 60। ठीक है, भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था। पाकिस्तान 102वें स्थान पर था। बांग्लादेश 81वें स्थान पर है। नेपाल 69वें स्थान पर है। 2024 की अगर बात करें तो भारत तो 5वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला T20 विश्व कप कब जीता था, 2007। 2007 इसका राइट आंसर है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कितने प्रतिशत सदस्य मंत्री बन सकते हैं, 15%। इसका राइट आंसर है। संविधान के 91वें संशोधन के मुताबिक लोकसभा के कुल सदस्यों में से 15% को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह मंदिर हिमालय पर्वतों के तल में बसे ऋषिकेश में है। ठीक है, यह मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत मतलब PMKY की शुरुआत कब हुई, ये पूछा गया था। तो 2015 में। ठीक है, जुलाई 2015 में शुरुआत हुई थी। इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नोवा मुंडी लौह अयस्क केंद्र किस राज्य में स्थित है, जिसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड के सिंहभूमि जिले में। ठीक है, नोवा मुंडी झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा उत्पादक लौह अयस्क खदानों में से एक है। यह यहाँ पर हेमेटाइट लौह अयस्क के निर्यात के लिए जानी जाती है। मतलब ये जो खनन है, ये खनन जो है दुनिया भर में हेमेटाइट जो लौह अयस्क है, मतलब लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट, उसके लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल ने अब तक कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीता है, इसका राइट आंसर है 32। ठीक है, संतोष ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो यह पुरुषों के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी के इतिहास में पश्चिम बंगाल सबसे सफल टीम है। पश्चिम बंगाल ने साल 1941-42 में फाइनल में दिल्ली को 5 से हरा करके अपना पहला खिताब जीता था। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए किस शास्त्रीय नृत्य में चेहरा सजाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है कथकली। ठीक है, कथकली में चेहरा सजाया जाता है। कथकली चेहरे पर रंगीन मेकअप किया जाता है, मुखौटा लगाया जाता है। कथकली में 7 तरह के मेकअप किया इस्तेमाल किया जाता है कि पच्चा मतलब हरा, पचप्पू मतलब पका हुआ, काठी मतलब चाकू, कारी, धड़ी, मिनक्कू और तेप्पू। ठीक है, कथकली में चेहरे पर रंगों का इस्तेमाल करके पात्रों को पहचाना जाता है, जैसे रावण, दुशासन, हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट पात्रों के लिए टाटी मतलब लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कथकली में रंगों का इस्तेमाल योद्धाओं के लिए किया जाता है। पीले मतलब हरे रंग का इस्तेमाल, कथकली में जो हरे रंग का इस्तेमाल है वो योद्धाओं के लिए किया जाता है। पीले रंग का इस्तेमाल भिक्षुओं और महिलाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, कथकली में चेहरे और आंखों की गतिविधियों से भावनाओं और मनोदशा को व्यक्त किया जाता है। कथकली भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह केरल का लोक नृत्य है। इसमें प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट्स और दक्षिण भारत की एथलेटिक परंपराओं को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि राककट शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र का राइट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की एलोरा गुफाओं में स्थित है। इसे कैलाश मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है
और इसे दुनिया के सबसे बड़े गुफा मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर को इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर को इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर भारत का पहला औद्योगिक शहर है। इस शहर का नामकरण टाटा समूह के संस्थापक जमशेद एन टाटा के नाम पर किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न भी लौह अयस्क से ही संबंधित है कि सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है उड़ीसा। भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा में देश के कुल लौह अयस्क का 50% हिस्सा उत्पादित होता है। ठीक है, उड़ीसा में अगर बात की जाए तो मयूरभंज है, क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, जाजपुर है। ये जिले जो है लौह अयस्क के लिए फेमस हैं। यहाँ पे हेमेटाइट और मैग्नीटाइट दोनों श्रेणी का लोहा मिलता है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए भारत में दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का नाम आता है। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह SHG से संबंधित सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। इसके पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत किस बैंक ने की थी? तो नाबार्ड इसका राइट आंसर है। वैसे अगर बात की जाए तो स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत 1970 में स्वरोजगार महिला संघ मतलब सेवा के गठन के साथ हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप नाबार्ड कहते हैं, ने 1992 में SHG बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना थी। नाबार्ड ने 2004 में SHG गठन और बैंक लिंकेज SHG BLP परियोजना शुरू की थी। अभी पिछले दिनों SHG BLP आया था क्वेश्चन। ठीक है, यह परियोजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से ऊपर APL परिवारों को लक्षित करती है। नाबार्ड स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, पुनर्वित्त पोषण क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर यह है जो कि पिछले साल आया था। नाबार्ड ने ई शक्ति परियोजना शुरू की थी। क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि ई शक्ति परियोजना किसने शुरू की या ई शक्ति परियोजना का मकसद क्या है? तो नाबार्ड ने ई शक्ति परियोजना शुरू की थी जिसका मकसद देश भर के स्वयं सहायता समूहों के डेटा को डिजिटल बनाना था। ठीक है, अगला प्रश्न साइंस से है कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्लैट वर्म की कौन सी कोशिकाएं उत्सर्जन में मदद करती हैं? तो फ्लेम सेल इसका राइट आंसर है। फ्लैट वर्म में उत्सर्जन में फ्लेम कोशिकाएं मदद करती हैं। फ्लेम कोशिकाएं फ्लैट वर्म की एक विशेष उत्सर्जक कोशिका होती है। ये गुर्दे की तरह काम करती हैं और अपशिष्ट पदार्थों को हटाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2006 इसका राइट आंसर है। यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार से उन कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में 40 साल से कम उम्र में बेहतरीन काम किया हो। इस पुरस्कार के तहत संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष विजेता को मतलब अध्यक्ष जो हैं, संगीत नाटक अकादमी के जो अध्यक्ष हैं जो है वो 25,000 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। इसके अलावा विजेता को एक अंगवस्त्र और पट्टिका भी दी जाती है। हर साल इस पुरस्कार के लिए अधिकतम 33 कलाकारों का चयन किया जाता है और शर्त वही है कि उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भाद्रवी पूनम का मेला किस राज्य में लगता है? तो बनासकांठा गुजरात इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले के दांता तालुका में स्थित है। ठीक है, भादरवी पूनम में भक्तों की भारी भीड़ होती है जो कि पैदल मंदिर में आते हैं। ठीक, T20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? ये आपका क्वेश्चन कल आया था। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के नाम है। वेस्ट इंडीज ने साल 2012-2016 में खिताब अपने नाम किया था। वहीं अगर बात करें बाकी देशों की तो भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका ने एक एक बार यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बॉम्बे जयश्री को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर है संगीत कला निधि। ठीक है, बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? रिपीटेड क्वेश्चन है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था 1106। ठीक है, कुछ राज्यों की अगर हम बात करें, बिहार की अगर बात करें सबसे ज्यादा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें
तो 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर है, दूसरे नंबर पे आता है। केरल की अगर बात करें तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। उत्तर प्रदेश 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे आता है। तमिलनाडु 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। ठीक है, तो ये कुछ राज्यों का जनसंख्या घनत्व था जो कि पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि विशाखापत्तनम की अराकू घाटी की जनता कौन सा नृत्य करती है, जिसका राइट आंसर है वो है धीमसा। ठीक है, विशाखापत्तनम की अराकू घाटी की जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो धीमसा नृत्य करती है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन युग में किसने रजिया सुल्तान को सर्वश्रेष्ठ बताया था, इसका जो राइट आंसर है वो है मिनहाज ए सिराज। ठीक है, मिनहाज ए सिराज अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में लिखते हैं कि राजा पूरी तरह से अपव्यय और दुर्बलता से गुलाम था, जबकि रजिया अपने भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने पंजाब पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। हाइड स्पेस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और पौरव साम्राज्य के राजा पोरस के बीच पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी, जिसको कि यूनानियों के लिए हाइड स्पेस के नाम से जाना जाता है, कि तट पर लड़ी गई थी। ठीक है, हाइड स्पेस जो वर्ड है ना, हाइड स्पेस, ये यूनानियों के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ये सिविल अधिकारियों के लिए लॉन्च किया गया है। आई गॉट कर्मयोगी एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जिसे कुशल सिविक सेवकों को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो 2024 में उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी, तो ऋतु बाहरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। 4 फरवरी 2024 को उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। वहीं अगले प्रश्न पर बात की जाए तो तिहार और दसाइन किस पड़ोसी देश का त्योहार है। ठीक है, देखिए तिहार और दसाइन दोनों अलग अलग त्योहार हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि जैसे हमारे यहाँ दीपावली और दशहरा मनाया जाता है, दशहरा हम लोग मना लिए। ठीक है, हाँ, दशहरे का मेला जगह जगह अब लग रहा है, अब इसके बाद दीपावली का त्यौहार आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नेपाल में होता है, नेपाल में जो दीपावली का त्यौहार होता है उसको तिहार कहा जाता है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल में दिवाली को तिहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको नेपाल में स्वांति भी कहा जाता है। वहीं अगर दसाइन या दसई की अगर बात करें तो इसे विजयादशमी के रूप में के नाम से जाना जाता है। ये नेपाल में सबसे बड़ा और सबसे व्यापक रूप से मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार है। अगला प्रश्न है, ठीक है, बस नाम अलग अलग हैं। ठीक है, चीजें वही हैं, जो हिंदुस्तान में हो रहा है नेपाल में भी हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वंस अ डांसर किसकी आत्मकथा है, तो केंट एलेग्रा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न साइंस से है कि जे जे थॉमसन मॉडल किस पर आधारित था, तो जे जे थॉमसन मॉडल जो है ये परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह मॉडल परमाणु की आंतरिक संरचना का सबसे पहला सैद्धांतिक विवरण था। ठीक है, जे जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक धनात्मक आवेशित गोला होता है। इस गोले में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर धनात्मक आवेश बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए यह परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। थॉमसन के मॉडल को तरबूज मॉडल, बेर हलवा मॉडल या किशमिश हलवा मॉडल भी कहा जाता है। ये सब नाम भी आपको ध्यान में रखना है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, लोसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। वैसे सिक्किम के अलावा दार्जिलिंग, नेपाल, तिब्बत, भूटान, यहाँ भी लोसांग त्योहार मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में लोसांग त्योहार जो भूटिया जनजाति है उनका ये नववर्ष है। यह त्योहार दिसंबर के महीने मनाया जाता है। यह त्योहार सिक्किम के फोडोंग और रूमटेक मठों में आयोजित किया जाता है। इस त्योहार में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाला छम नृत्य मुख्य आकर्षण है। ये भी ध्यान रखना है आपको, इस त्योहार में मतलब जो लोसांग त्योहार है, लोसांग त्योहार के दौरान बौद्ध भिक्षु कौन सा नृत्य करते हैं, तो छम नृत्य, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि द्रविड़ शैली कहाँ से संबंधित है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत से संबंधित है।
ठीक है, अभी पिछले दिनों नागर शैली के बारे में क्वेश्चन आया था। नागर शैली जो कि उत्तर भारत से संबंधित है। अब क्वेश्चन पूछ लिया दक्षिण द्रविड़ शैली कहाँ संबंधित है। द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में जो हिंदू मंदिर है उनकी वास्तुकला की शैली है। ठीक है, क्योंकि इसका विकास दक्षिण भारत में हुआ इसलिए द्रविड़ शैली इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस बीमारी के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। जिसका राइट आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड बुखार के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। क्या है बिडाल टेस्ट? यह एक रक्त परीक्षण है जिसके जरिए साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होने वाला टाइफाइड बुखार की जांच की जाती है। टाइफाइड बुखार किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को हुआ था। तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन उनके द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? वो चाहते थे एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था? बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ लेकिन वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए। बाद में हार्डिंग को ये प्रस्ताव निरस्त करना पड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। दादा भाई नौरोजी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता है ये। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने 1867-68 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी को इंडियन ग्लैडस्टोन या भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज़ादी के बाद अगर बात की जाए तो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने साल 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति बनाई थी। इस समिति की जो पहली रिपोर्ट आई थी वो 1951 में आई थी। ठीक है, वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का काम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब एनएसओ करता है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। अगला प्रश्न है कि हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो हेमिस त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, यह बौद्ध उत्सवों में एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इस त्योहार पर लोग मुखौटा पहनकर नाचते गाते हैं। हेमिस त्योहार का मुख्य आकर्षण लामाओं द्वारा किए जाने वाला अनोखा मुखौटा नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो तिरोध सिंह का संबंध किस आंदोलन से है। तो खासी आंदोलन इसका राइट आंसर है। मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ियों के नोक ख्याव साम्राज्य के प्रमुख तिरोध सिंह, जिन्हें यू तिरोध सिंह सीएम के नाम से भी जाना जाता है, उनका संबंध खासी आंदोलन से था। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो जौनपुर शहर पर किस वंश का शासन था। तो जौनपुर शहर पर सरकी वंश का शासन था। ठीक है, सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? मलिक उल सर्क। ठीक है, इन्होंने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया। मलिक उल सर्क की मृत्यु 1398 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद उनका दत्तक पुत्र सैयद मुबारक शाह जौनपुर की गद्दी पर बैठा। जौनपुर सल्तनत की स्थापना 1394 में हुई थी और यह 1479 तक रही। ठीक है, जौनपुर पर लोधी वंश का भी शासन रहा। 1484 ईस्वी से लेकर के 1525 ईस्वी तक लोधी वंश का जौनपुर की गद्दी पर आधिपत्य रहा। ठीक है, अब देखिए शायद आपका ऑप्शन अगर लोधी दिया होगा तो लोधी टिक करेंगे, नहीं तो सरकी जानिए। सरकी एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है। तो 74.04%। ठीक है, पुरुषों की अगर बात करें तो 82.14%, महिलाओं की 65.46%। अगला प्रश्न है कि कब्ज होने का कारण क्या है। कब्ज होने का कारण है कम फाइबर वाला आहार। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे पर्याप्त पानी अगर आप नहीं पीते हैं, मतलब आपके शरीर में पानी कमी हो जाती है, आप पर्याप्त व्यायाम नहीं करते हैं, आपकी आपकी जो नियमित दिनचर्या है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि यात्रा करना, भोजन करना या अलग अलग समय पर सोना, अधिक मात्रा में दूध या पनीर का सेवन करना, ये सब भी फैक्ट होते हैं जो कि कब्ज होने के कारण है। मूलतः जो चीजें हैं ना वो फाइबर, इसलिए फाइबर युक्त जो चीजें हैं वो हमें भोजन में शामिल करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति की नहीं है। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता जो है वो आपको बता देते हैं। अब इसमें से जो नहीं होगा वो नहीं होगा। हाँ, ठीक है, पहला क्या है? उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर है वो है आयरलैंड।
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी शामिल किया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भीम यूपीआई में यम का मतलब क्या है? यम का मतलब मनी है। अगला प्रश्न है कांगड़ा शैली का संबंध कहाँ से है? कांगड़ा शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, कांगड़ा शैली क्या है? ये एक पहाड़ी चित्रकला शैली है। इस शैली का विकास 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासकों के संरक्षण में विकसित हुई। कांगड़ा शैली में आपके राधा कृष्ण हैं, शिव पार्वती हैं, रागमाला है, नायक नायिका हैं, गीत गोविंद है, भागवत पुराण है, बिहारी लाल की सतसई है, नल दमयंती है। इस प्रकार के ये सारे विषय इसमें दिखाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टेनिस खिलाड़ी सुमित नंगल का संबंध किस राज्य से है? जिसका राइट आंसर है वो है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के झज्जर जिले से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि 2023 में गोवर्धन योजना के तहत कितने प्लांट लगाए गए? 500 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाने की घोषणा की गई, जिसमें से 200 संपीड़ित बायोगैस मतलब सीबीजी प्लांट थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कैचर इन द रे किसकी रचना है? द कैचर इन द राई उपन्यास के लेखक जेडी सालिंगर है। ये 1951 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि पी मनी अय्यर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है मृदंगम। ठीक है, आप जो है कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में अग्रणी मृदंग वादियों में से एक थे। ठीक है, मणि अय्यर को मद्रास की संगीत अकादमी से संगीत कला निधि और भारत सरकार से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण बात आपको ये जानना है कि इनके समकालीन पलानी सुब्रमण्यम पिल्लई और रामनाथपुरम सीएस मुरुगु भूमैथी के साथ इनको कहा जाता है मृदंग की पवित्र त्रिमूर्ति। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मृदंग की पवित्र त्रिमूर्ति किसे कहते हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा सुब्रमण्यम पिल्लई, रामनाथपुरम, सीएस मुरुग भूमैथी। ठीक है, तो इन तीनों नामों को मिलाकर के जो क्या कहते हैं मृदंग की पवित्र त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? महान्यायवादी इसका राइट आंसर है। महान्यायवादी क्या होता है? ठीक है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वह भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के मुताबिक राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो राज्य के उच्च न्यायालय का सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज किसकी रचना है? डेविड डेविडर की रचना है द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत गणराज्य कब बना? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। ठीक है, इस दिन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। पूछा जाता है अक्सर आपसे कि भारत के संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत एक संसदीय प्रणाली की सरकार वाला देश है। भारत के संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को केंद्र कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया है और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सहायता करने और सलाह देने का काम सौंपा गया है। ठीक है, भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह का आयोजन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया जाता है। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। आइए इस बारे में डिटेल थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, इसे आधिकारिक तौर पर क्या कहते हैं? 42वां संशोधन कहा जाता है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के नाम से जाना जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी के अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौरान किया था। आपातकाल कब से कब तक था? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है, इस संशोधन के जरिए संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए, जैसे कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया।
अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण और सुधार के सिद्धांत की घोषणा की गई। अनुच्छेद 43 में कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने के लिए कर्मचारियों के अधिकार को बताया गया। अगला प्रश्न है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। अगर अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 14 के मुताबिक भारत के किसी भी राज्य में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाता। वहीं अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो सरकार समान अधिकारों की गारंटी देती है और किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिक प्रथा, वर्ग, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी कार्य के आधार पर पक्षपात नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 की अगर बात करें तो इसके मुताबिक देश के सभी नागरिकों को शासकीय सेवाओं में समान अवसर मिलते हैं। 17 की अगर बात करें तो अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 की अगर बात की जाए तो शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर के राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक, तो 14 से 18 ये क्या है? समता का अधिकार। अगला प्रश्न है कि के कल्याण सुंदर पिल्लई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जिसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर जो हुआ था, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाट्य आचार्य गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है, तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 2 चरणों में इसको आयोजित किया गया था। पहले चरण में मकान सूचीकरण, दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की गई थी। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि 15वीं जनगणना कितने चरणों में आयोजित की गई थी? तो 2 चरणों में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि हरिहरन का संबंध किससे है? हरिहरन जो है भारतीय पार्श्व गायक और गजल गायक हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदू फिल्मों के लिए कई मशहूर गीत गाए। 2004 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 2023 में जर्मनी का कौन सा राजदूत भारत आया था? इसका राइट आंसर है डॉक्टर फिलिप एकरमैन। डॉक्टर फिलिप एकरमैन। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1936 में। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? NISHTA, निष्ठा, NISHTHA, निष्ठा। ठीक है, निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। मतलब स्कूल हेड और टीचर के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल। क्या है ये? यह एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019-20 में शिक्षा मंत्रालय की स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने की थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा विदेशी यात्री राजा कृष्णदेव राय के समय आया था? तो 3 लोग आए थे। ठीक है, डोमिंगो पेस शायद आपके ऑप्शन में था, तो इसको आप टिक करेंगे। डोमिंगो पेस, हम तीनों बता देते हैं आपको। देखिए, डोमिंगो पेस की अगर बात करें तो पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पेस। ये 1520 से 1522 ईस्वी के दौरान विजयनगर साम्राज्य आया था। उन्होंने विजयनगर राज्य पर अपने विचारों को विजयनगर राजाओं के क्रॉनिकल में लिखा था। दूसरा जो यात्री था वो था फरनाओ नूनीज। ये भी पुर्तगाल से आया था। फरनाओ नूनीज 1535 से 1537 ईस्वी के दौरान विजयनगर साम्राज्य आया था। एक इतिहासकार और घोड़ों का व्यापारी था। तीसरा जो आया था वो था दुआर्ड बारबोसा। ये भी पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, डुआर्ड बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर आया था। ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का दुभाषिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज से संबंधित था। देखिए, प्रार्थना समाज एक हिंदू सुधार समाज आंदोलन था। इसकी स्थापना 1867 में बॉम्बे में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला प्रश्न है कि 2023 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन था? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ ना, तो उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय बना था और गजेंद्र सिंह शेखावत को इस मंत्रालय का पहला मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिससे उनके सर पे चोट लगी थी और बाद में उसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का जो गठन है वो 8 नवंबर 1927 को, ठीक है, भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इस कमीशन में 7 ब्रिटिश सांसद थे और इसमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसी वजह से भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का मकसद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है?
देखिए किनारों पर 1.55 मीटर मतलब 5 फुट 1 इंच होती है, और बीच में 1.524 मीटर मतलब 5 फुट होती है। वहीं अगर नेट की अगर बात करें तो नेट जो है 760 मिलीमीटर गहरा होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 126 इसका राइट आंसर है। अभी ग्लोबल हर हंगर इंडेक्स के बारे में पिछले दिनों क्वेश्चन आया था, अब पूछ लिया है खुशहाली सूचकांक के बारे में, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ठीक। 2022 में भारत का स्थान 136वां था। अगर 2023 में पाकिस्तान की बात करें तो 108 स्थान पे था, श्रीलंका 112वें स्थान पे था और नेपाल 78वें स्थान पर था। इस सूचकांक में फिनलैंड लगातार छठे साल पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि महिला T20 विश्व कप पहली बार कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है तो 2009। ठीक है, कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। इस टूर्नामेंट का आयोजन है आईसीसी करती है, आईसीसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अब तक इस क्रिकेट टूर्नामेंट के 9 संस्करण आयोजित हो चुके हैं। अकबर के नवरत्नों से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए मुगल बादशाह अकबर के दौरान में 9 बुद्धिजीवियों को अकबर का नवरत्न या, ठीक है, नवरत्न कहा जाता है। ये नवरत्न कौन कौन से थे? ये नवरत्न थे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजियाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुटुंबश्री का उद्देश्य क्या है? कुटुंबश्री का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह केरल सरकार का एक कार्यक्रम है, 1997 में लागू किया गया, और ये योजना भारत सरकार और नाबार्ड मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के का एक मिशन है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है पाणिनि ने व्याकरण पर कौन सी पुस्तक लिखी है? अष्टाध्यायी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह संस्कृत भाषा का एक प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। इसे 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसमें 8 अध्याय हैं, हर अध्याय में 4 पद हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 8 अध्याय हैं, हर अध्याय में 4 पद हैं, हर पद में 38 से 220 सूत्र हैं। इस तरह से पूरे अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। मलेरिया का मुख्य कारण क्या है? मलेरिया का मुख्य कारण मादा एनाफ्लीज मच्छर का काटना है। ठीक है, यह मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित हो जाता है। जिसको काटता है उसके उसके शरीर में प्लाज्मोडियम क्या करता है? पहुंचाता रहता है। सावित्री किसकी रचना है? सावित्री जो है महर्षि अरविंद की रचना है। सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल अंग्रेजी में लिखा गया एक महाकाव्य है जो कि महाभारत की कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से सलाह मशविरा करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आओलंग महो किस राज्य का त्योहार है? ठीक है, आओलंग महो जो है ये नागालैंड राज्य का त्योहार है। यहाँ पे जो कोनांक नागा जनजाति है, कोनांक नागा जनजाति का आओलंग एक प्रमुख त्योहार है। ध्यान रखना है, कोनांग नागा जनजाति। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ वहीं पर मिलेगा। धैर्य रखिए, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले आप वहां से जाके जुड़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। छुट्टी के बाद अब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, बीच में आपके लिए रिवीजन वीडियो आता रहेगा, उसको जरूर से देखते रहिएगा। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।